तो टीम 11 जो कोर टीम बनाई गई है, जो सभी मुख्तलिफ काम देख रही है, वो काम जो कोरोना काल में किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो खाद्यान्न बंटवाने का काम हो, स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े हुए नोडल अधिकारी हों, या फिर तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर आज ये समीक्षा बैठक फिर से शुरू हुई है लखनऊ में टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो लगातार इस बात को आश्वस्त करने की कोशिश कि राज्य में जितने प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं उनका लाभ सभी को मिले, कोई इससे वंचित ना रहे। खासतौर पर खाद्यान्न सामग्री का जो बंटवारा किया जा रहा है उसको लेकर, इसके अलावा जो रबी की फसल का जो सीज़न है, ख़ासतौर पर गेहूं की कटाई, गेहूं बाकायदा मंडियों तक पहुंचे, क्रय केंद्र हज़ारों की तादाद में खोले गए हैं, वहां पर किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए, लेकिन बाकायदा इसके लिए जो नॉर्म्स बने हैं, गाइडलाइंस बनी हैं, उनका भी पालन होता रहे। और ख़ासतौर पर अब जब 3 मई की मियाद है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गेंद है वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है कि वो अपने आप से कोई फैसला लें, किस तरीके से 3 मई के बाद की तस्वीर होगी उसको लेकर भी चर्चा होगी। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरेंद्र, ये बैठक शुरू हो गई है, आज क्या कुछ खास एजेंडा रहेगा और खासतौर पर 3 मई जो कि मियाद है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेंद जो है राज्य सरकार के पाले में डाल दी है, किस तरीके से चर्चा आगे रुख लेगी? कुलदीप, देखिए, टीम 11 के अधिकारियों के साथ में लोक भवन में इस वक्त जो बैठक जो है सीएम की योगी आदित्यनाथ की शुरू हुई कुछ देर पहले। हालांकि उस बैठक में 3 मई के बाद के जो हालात हैं उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। ये जो एक रूटीन मीटिंग है और जो रोजाना की जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें पिछले 24 घंटे में यूपी के जो हालात हैं उसकी समीक्षा की जाती है और उसके अलावा आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन के दौरान यूपी के लिए जो नई जो कार्य योजना बनाई गई है उसको सुचारू करने से संबंधित जो है तमाम जो आगे की रणनीति तय की जाती है। इस बैठक में टीम 11 के अधिकारियों के साथ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं और वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और उद्देश्य यही है, इस वक्त जो समीक्षा बैठक जो जारी है, कि कोरोना का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको फैलने से रोका जाए और यूपी में जो श्रमिक जो है वापस आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां से पिछले 3 दिन से लगातार जो है श्रमिकों की जो यूपी में वापसी हो रही है, तो उनके लिए जो जरूरी जो व्यवस्था है, चाहे यूपी बॉर्डर पे उनकी स्वास्थ्य जांच कराने से लेके उनको अपने संबंधित जिलों तक परिवहन सेवा मुहैया कराने और इसके अलावा संबंधित जिला मुख्यालय पे उनका क्वारंटीन करने, 14 दिन को क्वारंटीन करने के लिए जो शेल्टर होम्स और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेके तमाम जो जरूरी व्यवस्था है उसको लेके समीक्षा इस वक्त जारी है। जी। और हरेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि इतनी तादाद में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वापस लौटते हैं तो उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की जानी थी। सभी जिलों में 10 से 25 हजार की संख्या में जहां क्वारंटीन में रखा जा सकता है श्रमिकों को, वो व्यवस्था की जाएगी, उस पर अमल होता नजर आ रहा है। देखिए, कल जो समीक्षा बैठक हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ दिशा निर्देश टीम 11 के अधिकारियों को दिए थे कि जिन जिलों में ये जो श्रमिक हैं, जो मजदूर पहुंच रहे हैं दूसरे राज्यों से आके, वहां हर जिला मुख्यालय में 15 से लेकर 25,000 तक की क्षमता वाले क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए और समय रहते इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए, सारे इंतजाम कर लिए जाए और ऐसे हालात पैदा न हो कि मजदूरों के जिला मुख्यालय पर पहुंचने के बाद आनन फानन में व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाए। तो इस बात के दिशा निर्देश दिए गए और खुद रोजाना इसको समीक्षा के दौरान सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। और ये जहाँ सभी जिला मुख्यालय पे ये, हालांकि ये जो इंतजाम है पहले कर लिए गए और संख्या जो क्वारंटीन सेंटर की जो क्षमता है वो बढ़ाई जा रही है और जो जरूरी उपाय है वो सभी किए जा रहे हैं। जी। और जो 22 तारीख से नए नॉर्म्स के साथ थोड़ा सख्ती बरती जा रही है, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई उस सख्ती का असर होता नजर आ रहा है?
देखिए, एक बात साफ तौर पे लॉकडाउन पार्ट 2 में भी सीएम योगी की तरफ से कही गई है कि जिन जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है, सभी 75 जिलों में जहां जिन इलाकों में लॉकडाउन है, वहां पे सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। और जहां सीलिंग की जो कार्रवाई की गई है, अभी तक यूपी में 389 हॉटस्पॉट है जहां पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है, और सीलिंग के मायने सही मायने में जमीनी स्तर पे दिखने चाहिए। किसी तरह का कोई आवागमन वहां पे दिखाई नहीं दे, और हर तरह की जो सामग्री की जो आपूर्ति है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, दवा हो, या और जो जरूरी चीजें हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश जो है समीक्षा बैठक के दौरान रोजाना की जाती है। और लॉकडाउन कई बार ऐसा तस्वीरें कुलदीप सामने आई है कि लोग जो है बगैर किसी अपर्याय कारणों के भी सड़कों पे घूमते हुए दिखाई दिए, और कई अलग अलग तरह की जो मंडी है, चाहे फल और सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो, वहां पे भी भीड़ दिखाई दी है। तो ये जो तस्वीरें जो कुछ दिनों से चर्चा में आई है, वो तस्वीरें हम आम ना हो जाए, इस बात को लेके भी बैठक में समीक्षा बैठक में जोर दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि ये तस्वीर बदले और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। जी, आपने फसलों को लेकर बातचीत की है। हरिंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे फसलों को लेकर जो व्यवस्था की गई है वो कितनी पर्याप्त है, और अब कितना स्मूथ काम चल रहा है? रबी की फसल कितनी आसानी से सब्जी मंडियों तक दरअसल पहुंच रही है? ये काम कितना आसानी से चल रहा है, कितने स्मूथ चल रहा है? देखिए, जब लॉकडाउन किया गया था कुलदीप, उस वक्त फसल कटाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना ये सबसे जरूरी था। और ऐसे में सरकार की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी जिलों के अधिकारियों को, जो फील्ड अफसर्स को, और ये निर्देश दिए गए थे कि किसानों को, अन्नदाता को फसल कटाई के दौरान जो जरूरी संसाधन, कृषि से जुड़े जो उपकरण है वो उनको चाहिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस बात की लॉकडाउन में भी छूट दी गई थी। और इसके अलावा फसल कटने के बाद अनाज को मंडी तक पहुंचाने और गेहूं जो क्रय केंद्र है वहां तक उसको पहुंचाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दौरान भी सभी सुविधाएं, सभी छूट उनको दी जाएगी, ये भी निर्देश दिए गए। और क्रय केंद्र पे सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। तो ये जो तमाम एडवाइजरी के तहत जो निर्देश दिए गए थे उसको भी फॉलो करने की बात कही गई थी। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बहुत ज्यादा तस्वीर ऐसी किसी क्रय केंद्र पे, गेहूं के केंद्र पे, या फिर किसानों की फसल कटाई और परिवहन से जुड़ी बहुत जमीनी स्तर पर समस्याएं यूपी के अंदर हो, ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई है। जो शासन के दिशा निर्देश है उन पर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अच्छा, जमीनी स्तर पर समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बेमौसम बरसात ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है रबी की फसल को लेकर, खासतौर पर ना सिर्फ गेहूं बल्कि अन्य फसलों को लेकर, सब्जियों को लेकर, उस पर सरकार कोई अमल करती हुई किसानों को राहत देने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए जो नियम है, जो उसका फसलों के नुकसान का आकलन करे, नियमानुसार उनको उसका मुआवजा देने की जो है ऐलान जो सीएम योगी की तरफ से किया गया। और खुद सीएम इस बात को लेकर खासे गंभीर है कि जो हमारा अन्नदाता है, इस लॉकडाउन में एक अहम भूमिका में जो इस वक्त वो है, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाए। और यही वजह है कि न सिर्फ फसल नुकसान का आकलन किया जाए, बल्कि जो जरूरी जो मदद है वो भी एक तय समय में जल्द से जल्द उनको मुहैया करा दी जाए, इस बात के निर्देश है। और लगातार समीक्षा बैठकों में इस तरह की चर्चाएं की जाती है। जी, तो समीक्षा बैठकों में लगातार इन मुद्दों की चर्चा की जाती है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने जिक्र किया, दरअसल उसकी वजह खास ये भी हो सकती है, पूल टेस्टिंग करवाई जा रही है, तो उससे ज्यादा सैंपलिंग हो रही है और फिर ज्यादा नतीजे आ रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी संख्या जो बढ़ती जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे, अब कितनी कैपेसिटी उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ी है? पहले ये माना जा रहा था कि 3000 के आसपास रोजाना टेस्टिंग हो रही है, क्या इससे ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाई गई है? देखिए कुलदीप, अगर इसको समझने की कोशिश करें, 14 टेस्टिंग लैब हैं जो यूपी में मौजूदा समय में संचालित की जा रही हैं। और ये उनकी जो कैपेसिटी थी, बगैर पूल टेस्टिंग की शुरुआत हुए 2000 से ज्यादा शुरुआत में उनकी टेस्टिंग की क्षमता थी, धीरे धीरे बढ़ा गई, 3000 से ज्यादा हुई। और अब चूंकि पूल टेस्टिंग एक साथ कम से कम 5 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं और उसकी जांच की जाती है। अगर सभी जो मिक्स हुए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, फिर सेपरेटली सभी की अलग से जांच की जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपनाया जा रहा है। और अब जैसे जैसे इसकी रिपोर्ट सामने आ रही है, पूल टेस्टिंग की वजह से आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की खबर को भी, बढ़ोतरी की दर कम है। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जब टेस्टिंग हो जाएगी तो जो संभावना होगी कि संक्रमित
जो मरीजों के संक्रमित लोगों के बचे रहने की वो संभावना कम हो जाएगी। तो उसकी रोकथाम के लिए जो जरूरी उपाय वो भी किया जा सकता है। तो ये एक राहत भरी बात कही जाएगी। बिल्कुल। और ये भी समझाइए, दरअसल सारी सरकारें, राज्य सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मुखातिब हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो सबका कंसर्न ये था कि राज्यों के राजस्व का क्या होगा, और 3 मई के बाद अगर राजस्व की स्थितियां बढ़ती नहीं है, किसी तरीके से राजस्व में इजाफा नहीं होता है, तो कैसे आगे बढ़ाई जाएगी ये मियाद। इसको लेकर यूपी सरकार के एजेंडे में क्या कुछ रहेगा, आने वाले दिनों में हम क्या देख पाएंगे, कौन कौन सी इकाइयां खुलेंगी राजस्व को मद्देनजर रखते हुए। कुलदीप, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जो सभी राज्यों के राजस्व की स्थिति बेहद नाजुक हुई है और बहुत ज्यादा राजस्व की हानि जो है सभी राज्यों को। यूपी की देखिए बात की जाए तो राजस्व प्राप्ति के लिए 2-3 अहम माध्यम है जो उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो रजिस्ट्री स्टाम्प के जरिए राजस्व हासिल होने वाली बात हो, या खनन के जरिए, या फिर आबकारी के जरिए। और आबकारी का जो आकलन है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए रोजाना के राजस्व की हानि जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है। और ऐसे में लॉकडाउन में एक बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है। जैसे अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव लिए गए 3 मई के बाद के हालात को लेके, और उसमें सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो सुझाव दिए गए स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए अगर लॉकडाउन इसको आगे बढ़ाया जाता है, कि हालांकि ये तय होना भी बाकी है, तो उसमें जरूरी है कि जो इलाके, जिन जिलों में संक्रमण नहीं है, जो अभी तक संक्रमण से मुक्त हैं, यूपी की बात करें तो 60 जिले संक्रमित हैं अभी तक। 15 जिले ऐसे हैं जहां पे अभी कोरोना की पहुंच नहीं है, कोरोना का कोई मरीज अभी तक सामने नहीं आया। और 60 जिलों में से भी 7 जिले मौजूदा समय में कोरोना से जो मुक्त हो चुके हैं। तो जो वो इलाके जहां पे कोरोना का संक्रमण नहीं है, वहां सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।